बात करते हैं पुतिन की। पुतिन पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई है। पुतिन के एटमी हथियारों की खबरों से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। ट्रंप अब नए परमाणु बम बना रहे हैं। ट्रंप अब नए एटमी हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। नेटो देशों में इस वक्त जितना खौफ है, कोल्ड वॉर के बाद इतना कभी नहीं देखा गया। नेटो देशों ने रूस के खिलाफ लंबे युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। क्या यूक्रेन की जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने लगी है? क्या हार जीत का फैसला अब एटम बॉम्ब से होगा? क्या अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होकर रहेगा? क्या अब एटमी रिएक्टर वाली मिसाइलों से युद्ध होगा? क्या रूस पर 26 देश मिलकर एटमी मिसाइलें चलाएंगे? मिसाइल युद्ध में क्या ट्रंप पर पुतिन भारी पड़ेंगे? क्या पुतिन ने कोई रहस्यमयी मिसाइल बना ली है? पुतिन ने नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल बनाने की बात कहकर ट्रंप और 26 नाटो देशों की नींद हराम कर दी है। यूक्रेन को हथियार देने वाले नाटो देशों के होश फाख्ता हो गए हैं। इसकी वजह रूस में न्यूक्लियर इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइलों का विकास है। पुतिन की इन मिसाइलों में एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा है। इससे क्रूज मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। परमाणु ईंधन से चलने की वजह से कई दिन तक हवा में उड़ान भर सकती है। नाटो देशों की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलें साउंड की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेंगी। साउंड की गति करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलें 3675 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जहां एक निश्चित पाथ पर उड़ान भरती हैं, वहीं क्रूज मिसाइलें अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है, जबकि क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी कम होती है। पुतिन आगे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलों को हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने में सक्षम हो जाएंगे जो युद्ध में यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। ईयू का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स यानी रूसी बॉर्डर से 1923 किलोमीटर दूर है। पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल यहां 32 मिनट के अंदर हमला कर तबाही मचा सकती है। जर्मनी का शहर बर्लिन रूस के कैलिनिनग्राड बॉर्डर से 360 किलोमीटर दूर है। मतलब 6 मिनट में यहां रूसी क्रूज मिसाइल बवंडर मचा सकती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा रूस के कैलिनिनग्राड बॉर्डर से सिर्फ 210 किलोमीटर दूर है। यहां सिर्फ 3.5 मिनट में बर्बादी तय है। रूसी बॉर्डर से पेरिस की दूरी 2186 किलोमीटर है। यहां पुतिन की न्यू जनरेशन मिसाइल को पहुंचने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे। जब ये न्यू जनरेशन रूसी मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने लगेंगी तो सोचिए प्रहार कितना भयंकर होगा और तबाही कितनी विकराल होगी। न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलों का विकास जो परमाणु इंजन से चलेंगी शुरू हो चुका है। इनकी स्पीड साउंड की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा रहेगी। वास्तव में इन्हें हाइपरसोनिक बनाया जाएगा। इसके बारे में हमने यहाँ मौजूद कुछ साथियों से बात की है। मिसाइल युद्ध में क्या पुतिन अपने दुश्मनों अमेरिका और नाटो देशों से वाकई बहुत आगे हैं, या अमेरिका और नाटो देशों के पास पुतिन की क्रूज मिसाइलों से भी तगड़ी और विध्वंसक मिसाइलों का जखीरा है?
अमेरिका के पास 3 मिसाइलें हैं जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकती हैं। मिनटमैन 3 जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ट्राइडेंट 2 D5 जो परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, LGM-35A सेंटिनल जो 2030 में मिनटमैन 3 की जगह लेने वाली है। ये तीनों मिसाइलें परमाणु बम गिराकर भयंकर तबाही मचा सकती हैं, मगर ये सभी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो लॉन्चिंग के बाद निश्चित दिशा और ऊंचाई पर वॉरहेड लेकर चलती हैं। दुश्मन के रेडार और सैटेलाइट इन्हें आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान होता है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही लॉन्चर से निकलती है, रेडार में लगे हीट सेंसर को पता चल जाता है। इन्हें लॉन्च करने वाले रॉकेट से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रेडार लॉन्चिंग पोजीशन पर ही इनका पता लगा लेता है। एक बार पता चलने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट से मिसाइल अटैक कर इन्हें टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया जा सकता है, जबकि क्रूज मिसाइलें इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं कि टारगेट तक पहुंचने से पहले उन्हें डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए पुतिन का पूरा फोकस परमाणु ईंधन से चलने वाली क्रूज मिसाइलों के विकास पर है। अमेरिका और नाटो देशों के पास अभी ऐसी कोई क्रूज मिसाइलें नहीं है जो परमाणु ईंधन से चलती हों, जबकि पुतिन के पास पहले से ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं। 21 अक्टूबर को पुतिन ब्योर-वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का दम दिखाकर दुश्मन की नींद उड़ा चुके हैं। यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक मार करने के टेस्ट में पास हो चुकी है। हवा में 14 घंटे तक उड़ान भरकर नाटो देशों को सदमे में डाल चुकी है। अमेरिका का थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। नाटो देश अमेरिका में ही बनी क्रूज मिसाइल पर ज्यादातर डिपेंड हैं। अमेरिका के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियर इंजन नहीं है। ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। नाटो देशों के पास AGM-158 एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो समंदर में लंबी दूरी तक प्रहार कर सकती है। इसे B-1B बॉम्बर के साथ F-18E से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका अब AGM-181 नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। ट्रंप अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर रहे हैं जो लंबी दूरी तक मैक 4 से ज्यादा स्पीड से अटैक करने में सक्षम होगी। फिलहाल क्रूज मिसाइलों की लड़ाई में पुतिन अपने दुश्मनों से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप और उनके नाटो पार्टनर अभी ऐसे हथियारों के विकास में लगे हैं, जबकि पुतिन इनकी टेस्टिंग कर चुके हैं। पेंटागन में काम कर चुके वॉर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पुतिन की न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइलें युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। But it definitely is a major technological advancement. The Berezesnik, the nuclear-powered system, it definitely increases the deterrence factor for Russia as well. So it's a very positive move, I think. Now, is this impacting the Sentinel upgrade? It very likely could impact the delivery schedule, but नवंबर शुरू होते ही यूक्रेन पर पुतिन का मिसाइल प्रहार बहुत भयंकर हो चुका है। यूक्रेन के शहर गाजा की तरह खंडहर बनते जा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की की एकमात्र उम्मीद जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइलें हैं, जिनके मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। टॉरस क्रूज मिसाइलें 500 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइलें सेना के बंकरों को उड़ा सकती हैं, जमीन के अंदर स्थित युद्ध डिपो को तहस नहस कर सकती हैं। इसमें 480 किलो का शक्तिशाली वॉरहेड लगा है जो 2 फेज में फटता है। पहला फेज बिल्डिंग या बंकर की छत को काटता है और फिर नीचे जाकर धमाके से पूरी बिल्डिंग या बंकर को तहस नहस कर देता है। पुतिन ने जर्मनी को सख्त चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजे तो रूस बर्लिन पर प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। रूस के पास परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों की लंबी सीरीज है, लिहाजा ट्रंप हो या फिर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, कोई पुतिन से सीधा पंगा नहीं लेना चाहेगा। हमारा देश किसी को खतरा नहीं है।
रूस अन्य सभी परमाणु शक्तियों की तरह अपनी परमाणु क्षमता और अपनी सामरिक क्षमता का विकास कर रहा है। हम अभी जिस भी काम पर चर्चा कर रहे हैं उसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है। पुतिन का इरादा अब यूक्रेन को मिटाने का है। जिस तरह से पुतिन आग बरसा रहे हैं, टनों बारूद यूक्रेन के शहरों पर गिरा रहे हैं, उससे बहुत तबाही हो रही है। 24 घंटे में डोनेट्स्क, खार्किव, सुमी, चेर्निहाइव में बहुत खून खराबे वाली लड़ाई चल रही है। यह रूसी तोपखाना है। बंकर से तोपखाने तक पहुंचने के लिए रूसी सैनिकों ने गहरी खाइयां खोद ली हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन उन्हें नहीं देख पाएं। इन्हीं खाइयों से तोप के गोले लेकर रूसी सैनिक आते हैं, मशीन में लगाते हैं और फायर करके फिर बंकर में चले जाते हैं। डोनेट्स्क के 90% हिस्से में रूसी कब्जा हो चुका है। 10% हिस्से पर जहां भी यूक्रेन की फौज का कोई शेल्टर या यूएवी लॉन्चर है, वहां अब किंजल मिसाइलें बरस रही हैं। ये तस्वीरें पोक्रोवस्क के पास एक सेटलमेंट की हैं, जहां एक खंडहर इमारत में ज़ेलेंस्की की फौज ने ड्रोन जमा किए थे ताकि पोक्रोवस्क में लड़ रहे रूसी फौजियों पर हमला कर सकें। उसे पुतिन ने एक ही मिसाइल प्रहार में ध्वस्त कर दिया। पोक्रोवस्क के आसपास पुतिन की घोस्ट फ्लीट भी ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत से कम नहीं है। ज़ेलेंस्की के वॉर प्लान को झटका देने के लिए पोक्रोवस्क के आसपास पुतिन अपने घोस्ट टैंक और बख्तरबंद वाहन दौड़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन इन्हें तबाह करने में बर्बाद हो रहे हैं। जब यूक्रेनी ड्रोन वहां घोस्ट फ्लीट से लड़कर लौट जाते हैं, तब पुतिन की असली आर्मी वहां जाती है और ऐसी तबाही मचाती है जिसमें यूक्रेन के सभी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो जाते हैं। दरअसल पोक्रोवस्क को बचाने की लड़ाई ज़ेलेंस्की करीब हार चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों ने वहां जान बचाने के लिए सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते के अंत तक पोक्रोवस्क पूरी तरह से रूसी कब्जे में आ सकता है। 24 घंटे में 25 मोहल्लों में रूसी कब्जा हो चुका है। जो पिकअप ट्रक वहां रूसी घेराबंदी में फंसी आर्मी को रसद सप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी तबाह कर दिया है। मैं 121वीं मोटर राइफल ब्रिगेड का कमांडर हूं, जिसका कॉल साइन लाउरिक है। मेरी बटालियन को पोक्रोवस्क पर कब्जा करने का टास्क मिला है। 24 घंटे में 25 इमारतों को हमने ध्वस्त किया है। पश्चिमी हिस्से में हमारे जवान 3 स्ट्रीट में घुस चुके हैं। 16 बिल्डिंगों पर हमारा कब्जा हो चुका है। हम उस कोल नदी के राइट बैंक में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ महज 130 इमारतें बची हैं जिन पर हमें कब्जा करना है। आज हमारे ड्रोन ऑपरेटर्स ने दुश्मन के 5 पिकअप ट्रक नष्ट कर दिए जो यूक्रेनी सैनिकों को मदद कर रहे थे। मुझे पक्का भरोसा है हम 24 घंटे में पोक्रोवस्क को आज़ाद करा लेंगे। हमारा मोरल हाई है, हम मिशन पूरा करेंगे। यूक्रेन को तबाह करने में अभी तक पुतिन इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भारी बमबारी यूक्रेन के शहरों पर हो रही है। यूक्रेनी बस्तियों के अलावा पुतिन के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूक्रेन की पावर ग्रिड और एनर्जी कंपनियां हैं। सर्दियों में गैस और बिजली की कमी से यूक्रेन के लोग परेशान हैं। ज़ेलेंस्की का पूरा जोर नाटो देशों की मदद से पोक्रोवस्क की हारी हुई लड़ाई जीतने में है। ज़ेलेंस्की अब भी यही दावा कर रहे हैं कि पोक्रोवस्क पर वो दोबारा कब्जा कर लेंगे, जबकि सच ये है कि डोब्रोपिला में ही यूक्रेनी फौजें थोड़ा मजबूत स्थिति में हैं। बाकी जगहों पर रूसी आर्मी लगातार गांव के गांव कब्जाते हुए आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क पर कब्जा करने के लिए रूसी आर्मी ने जो डेडलाइन खींची थी, वहां से उसे पीछे धकेल दिया गया है। रूस को यहाँ जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन की ताकत दिखाता है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 1351 दिन से जंग चल रही है। पुतिन पूरे यूक्रेन को नो वॉर जोन बनाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पुतिन ने अब जिस तरह से छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने के आदेश दिए हैं, उससे लगता है कि अब यूक्रेन के उन इलाकों पर हमले बहुत तेज होंगे जहां रूस की आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रही है। मतलब युद्ध अभी और भयंकर होगा।